बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। आज वैसे ही बड़े मजे की सुबह है, इसलिए कि बाहर हल्के हल्के से बादल हैं। मुझे नहीं पता थोड़ी देर में वो डिफ्यूज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, इसलिए कि लगता नहीं है कि बरसने वाले बादल हैं, लेकिन सूरज का चेहरा कम से कम नहीं देखा और हल्की हल्की हवा चल रही है, जिससे मौसम जो है वो और भी ज्यादा सुहाना और खूबसूरत लगता है। अच्छा, जिंदगी में हम सब का अपना एक स्टाइल होता है, कोई ना कोई अंदाज होता है। आप सब सामने बैठे हुए हो, माइक है आपके पास, माइक पकड़े, जल्दी से मुझे बताएं किसको लगता है आपका क्या स्टाइल है। आप जो बिल्कुल खामोश बैठी हुई हैं, इनको दीजिएगा, इनको चले, इन्हीं को दे दें आप जी। कोई स्टाइल है खास आपका जी? क्या? हाँ, क्या स्टाइल है आपका? लैंग्वेजेस आती हैं मुझे, इंग्लिश में, उर्दू, अरबी, सब कुछ। आपको अंग्रेजी, उर्दू, अरबी तीनों लैंग्वेजेस आती हैं? क्या बात है, कहाँ से सीखी आपने? मेरे सारे वहाँ से, मैंने एक्सिस से। स्टाइल होता है कि आपका जो एक अंदाज होता है, वो जरूरी नहीं कि वो बोलने में हो, सिर्फ वो कपड़ों में भी हो सकता है, वो बालों का भी हो सकता है। तो आपका खास चीज जो आपका, जिसे कह लें कि ये आपकी पहचान है, वो क्या है? सिंपलिसिटी है ज्यादातर, मैं मेकअप भी नहीं करती। और वाह वाह वाह, लेकिन आज तो लाइनर बड़ा मजे का लगाया हुआ है, क्या बात है। अच्छा, आपकी सादगी आपका अंदाज है, साथ दीजिएगा, आपका क्या अंदाज है? मैं भी सिंपलिसिटी को पसंद करती हूँ। पसंद तो करती है, स्टाइल क्या है आपका? कोई खास नहीं, क्या ये जो बाल आगे डाले हुए हैं, ये आपका कोई फिक्स स्टाइल है या फिर आप चेंज नहीं, करती फिक्स रहती नहीं है, सिर्फ आज ही रखा है। हैं? हाँ, आज क्या है? सिर्फ आज ही मतलब की है, सिर्फ आज ही शो में आना था, इसलिए मैंने जी। कहा चलो जरा जुल्फे आगे कर अच्छे लें। से लगे। अच्छा, और आपका क्या स्टाइल है? चंचल और जिंदा दिल। चंचल और जिंदा दिल, क्या बात है। अच्छा, आपको लगता है ये आपका स्टाइल है, आपका क्या स्टाइल है? मैं वो चीज़ कैरी करती हूँ अपनी लाइफ में, वो चीज़ आती है जिसमें इंसान कंफर्टेबल हो। जिसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपने फ्लैट जूता पहना हुआ है, सर पे हिजाब लिया हुआ है, कंफर्ट लेवल कि मतलब बाल बनाने का तरद्दुद ना, कोई बहुत ज्यादा उसका है ना, टेंशन ही नहीं। आगे आपका क्या स्टाइल है? आपके मैं सिंपल। आप सिंपल हैं, बाजू में आपने जो पहना हुआ है वो बहुत सिंपल है, पूरा आपने पहना हुआ है ना, ये सिर्फ मैंने शो के लिए पहना है। मुझे आपका शो बहुत पसंद है। क्या बात है। यहाँ पे कोई है जिसे लगता है कि मेरा स्टाइल सबसे अलग है, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा अंदाज है, उसकी क्या बात है। मुझे तो बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं जी। मेरा बोलने का अंदाज अच्छा। आपका बोलने का अंदाज अच्छा, क्या खास है उसमें? कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन लोग पसंद करते हैं। हाँ जी। आपको लगता है कि आपके बोलने का अंदाज सबसे अलग है? जी। जबरदस्त। चलें, कोई एक चीज तो उन्हें अपनी अलग लगी, और आपको? मेरे बाल। आपके बाल मैंने तो देखे ही नहीं, दिखाएंगी तो हमें कुछ पता चलेगा ना। आपको लगता है वाह 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 कि आपके बाल जो हैं वो आपका एक खास स्टाइल है। तो जैसे ये इनकी बातों से लग रहा है, ये सही है कि हम में से हर एक का कोई ना कोई एक खास स्टाइल होता जरूर है, जो हमें दूसरे से मुनफरिद करता है। यानी कोई एक मखसूस खुशबू हो सकती है, हम उसे सूंघे तो हमें पता चल जाता है वो बंदा आ रहा है। कोई खास बालों का अंदाज, दुपट्टा रखने का खवातीन का अंदाज, जूते पहनने का, पर्स को उठाने का, या बात करने का, या किसी भी मामले को डील करने का, ये तमाम वो चीजें हैं जो किसी भी एक इंसान की शनाख्त और उसकी पहचान होती है। इसी तरह से मुल्कों में भी होता है कि हमें कितना बुरा लगता है अगर कोई हमारा स्टाइल जो है उसे कॉपी करे। मतलब एक दिन हमने बाल ऐसे करके रखे हुए और अगले दिन कोई भी दूसरा भी उसी तरह से बाल करके आ जाए और आके बैठ भी हमारे सामने जाए, और फिर लोग जो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, आप पे तो ये बाल बहुत सूट कर रहे हैं, तो आपको लगता है ना कि यार ये तो मेरा स्टाइल था, ये तो मैंने इसको इस तरह से बनाया था, ये क्यों इसे कॉपी कर रही है। सो हमें कॉपी कैट्स जो हैं वो अमूमन अच्छे नहीं लगते, लेकिन जैसे बड़े आराम से कॉपी हो जाती हैं चीजें, लोग जिससे पसंद करते हैं, जिस चीज को पसंद करते हैं उसे अपने लिए अपनाना भी पसंद करते हैं, और ये रिवायत दुनिया में बड़ी पुरानी है। लेकिन आजकल एक नया सिलसिला शुरू हुआ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, पता है ना उसका, कि आप किसी दूसरे के या किसी दूसरे मुल्क के गाए हुए गाने जो है वो नहीं उठा सकते, नहीं चला सकते बगैर उनकी इजाजत से। ये हमेशा से दयानतदारी का एक कॉन्सेप्ट रहा है, लेकिन इसको बड़े आराम से तोड़ा जाता रहा। आज का जो प्रोग्राम है, चूंकि मौसम बहुत अच्छा है, तो हमने ये एहतमाम किया कि म्यूजिकल मॉर्निंग हो, लेकिन कुछ इस तरह की कि जिसमें हमें पता चल सके कि हमारे वो खूबसूरत गाने जिन्हें बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी दीदा दिलेरी के साथ और बड़ी खूबसूरती के साथ अपना लिया गया सरहद के उस पार, और ऐसा अपनाया गया कि उन्होंने इस चीज की जहमत भी गवारा नहीं की कि वो कोई इसका तस्करा कर दें कि ये गाना जी उनका है, या उन्होंने गाया है, या उन्होंने बनाया है। सो आज उन्हीं खूबसूरत धुनों और खूबसूरत गीतों से सजा होगा हमारा प्रोग्राम, जो पाकिस्तान के ऐसे हिट सॉन्ग्स हैं जो कि आपने इंडियन फिल्म्स में सुने और उन्हें बहुत पसंद किया। बहुत सारे लोगों को तो शायद उनका ओरिजिन पता हो, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है ना भी पता हो। सो प्रोग्राम शुरू करूंगी मैं, और उसके साथ साथ आपकी मुलाकात आज आकिब जावेद साहब से भी होगी, हमारे बहुत जबरदस्त से क्रिकेटर।
लेकिन सब चीजों से पहले लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आज हम बात कर रहे हैं चुराए गए आइडियाज के ऊपर की। तो मेरा आइडिया था, लेकिन इसे कितने आराम से चुरा लिया गया। पाकिस्तान के वो खूबसूरत गीत जो कि पाकिस्तान की पहचान थे, यहाँ के मौसीकारों ने, यहाँ के गुलकारों ने बड़ी खूबसूरती से धुनें बड़ी मेहनत से बनाई। उन्होंने किसी से चोरी नहीं की, लेकिन वो धुन जो बनाई गई उसे बड़े आराम से उड़ा लिया गया। और क्लेम ये फिर होता है कि जी यहाँ के तो जो सरहद पार के जो मौसीकार हैं, जो गुलकार हैं, वो तो बड़े महान हैं, उनकी जैसी तो क्रिएटिविटी कहीं और है ही नहीं। जबकि ओरिजिनली ये कुछ गाने जो हैं ये पाकिस्तान के थे। सो इनमें से पहला गाना जो है वो गाने के लिए मैं यहाँ पे बुला रही हूँ असीस को। असीस, एक लम्हे के लिए यहाँ रुक के जरा ये गाना आप देखना। ये गाना आजकल बहुत पॉपुलर है ना, इन दिनों दिल मेरा। ये कैसे, जरा थोड़ा सा गा के बताइए। सुनते हैं ऐसे ऐसे करके, कहते हैं वाह क्या रोमांटिक मेलोडी है। आपको पता ही नहीं कि पाकिस्तानी गाना है, और इसका ओरिजिनल वर्जन है वो है वकार, हमारे वकार अली खान, बहुत एक जबरदस्त सिंगर, सज्जाद अली के भाई, उनका गाया हुआ गाना है ये मेरा नाम है मोहब्बत, जो पाकिस्तानी फिल्म में शामिल किया गया था 2001 में। सो थोड़ा सा हम वो क्लिप देखते हैं जो ओरिजिनल जबरदस्त। लेकिन हमारे सिंगर्स भी अगर ज्यादा मेहनत करें तो मतलब हमारे यहाँ मौसीकार, धुनें, चीजें बहुत खूबसूरत है। कौन सा वर्जन वैसे ज्यादा अच्छा लगा ये तो नहीं याद होगा आपको, लेकिन इंडिया वाला जरूर याद होगा। इसलिए हमारे प्रोग्राम में जब भी ये धुनें बजाई जाती हैं जो कि सरहद के बाहर पॉपुलर है, सबको पता होती है, लेकिन पाकिस्तानी गानों का कम पता होता है। अच्छा जी, अगला जो एक हमारा असीस तशरीफ रखे, अगला जो एक खूबसूरत सा गाना हम आपके लिए पेश यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी गाना है। और ये गाना जो है ये सज्जाद अली साहब का गाया हुआ, हमारे बहुत लेजेंडरी कमाल किस्म के खूबसूरत गुलकार और परफॉर्मर। सो उनका ये गाना है याद तो आती होगी। आपको भी याद होगा ये गाना बहुत अच्छी तरह से। तो पहले इसका इमरान अली इसको आज पेश करेंगे। इमरान तशरीफ लाइएगा। तो इसका जो पाकिस्तानी वर्जन है वो तो इमरान हमें सुनाएंगे, याद तो आती होगी। लेकिन ये इंडिया में किस अंदाज में पेश किया गया, 2002 में फिल्म थी मैंने दिल तुझको दिया, और सिंगर जो है वो सोनू निगम जी। तो सुनिएगा। जमाना छोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम तुम्हें पाकर, जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। नई सुबह, एक नई सुबह। एक वो मुहावरा है ना, चोर मचाए चोर, है ना, और वो चोर भी कहे चोर चोर यार, चोर क्या कहता है, चोर भी कहे चोर चोर। सो आज हम बात कर रहे हैं उन धुनों पे जो पाकिस्तान की हैं, जिन्हें चोरी किया गया, बड़े आराम से अपनी गानों में शामिल किया गया, कोई कॉपीराइट्स की किसी चीज की परवाह नहीं की गई, आराम से उन्होंने धड़ल्ले से इसे अपनाया और गाया। जिसमें इस वक्त जो गाना जिसका तस्करा हो रहा है वो सज्जाद अली साहब का गाया हुआ गाना याद तो आती होगी। सो इस गाने का जो इंडियन वर्जन है, जो कि मैं बता रही थी सोनू निगम ने गाया है, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अगर थोड़ा सा गुनगुना दो असीस, और फिर हम इमरान से पाकिस्तानी वर्जन सुनते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान अली, थैंक यू सो मच। वैसे आपको लगता है कि शर्म तो आती होगी? मुझे नहीं लगता। अच्छा जी, ब्रेक के लिए रुकने से पहले एक और खूबसूरत सा गाना जो कि हमारी अपनी कमाल किस्म की आर्टिस्ट और परफॉर्मर फरा अनवर ने गाया, और राहत फतेह अली खान साहब ने भी ये गाना गाया, और ये गाना जवाद अली साहब की, हमारे मशहूर जवाद अहमद, हमारे मशहूर सिंगर, पॉप सिंगर, उनकी फिल्म में भी शामिल था। और बड़े धड़ल्ले से ये गाना जो है विरसा फिल्म में शामिल किया गया, पाकिस्तानी फिल्म में, और उसका ये गाना था, लेकिन बड़े धड़ल्ले से इसको भी उठा लिया गया और इंडिया में इस गाने को गाया गया।
और अरिजीत सिंह ने इस गाने को पेश किया आपके सामने और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया, लेकिन उसका ओरिजिनल वर्जन ओरिजिनल सिंगर की आवाज में फराह अनवर। मैं तेनू समझावा की है ना तेरे बाजू लग बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत पाकिस्तानी फिल्म वर्षा जो कि जवाद अहमद साहब ने बनाई थी, हमारे पॉप सिंगर, उनका एक गाना खुशामदीद जनाब। जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की शनाख्त, उसका पहचान, उसका कल्चर, उसकी सकाफत बहुत अहम होती है। उसी को अपनाना बहुत जरूरी होता है अगर हम उस मुल्क के बाशिंदे अपने आप को समझते हैं और उस पर फख्र महसूस करते हैं। हमारे जो आर्टिस्ट हैं वो हमारी पहचान, हमारी फिल्म्स हमारी एक आन हुआ करती थी, जो कि हमारे अपने कल्चर, हमारी अपनी चीजें, हमारे अपने चेहरे हुआ करते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जबकि हमने बहुत ज्यादा गैर मुल्की चीजों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया और भूल गए कि हमारी क्या चीजें खूबसूरत थी और हमें उधर से सुनाई देती हैं वो चीजें, तो थोड़ा सा दुख होता है। आज हम तस्करा कर रहे हैं उन खूबसूरत पाकिस्तानी धुनों का जिन्हें चुरा लिया गया और जिन्हें इंडिया में गाया गया और उसके बाद उसको बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया गया और उसका बड़ा क्रेडिट लिया गया कि ये उनकी तख्लीककारों की काविशें और उनकी मेहनतें, हालांकि वो तमाम मेहनतें हमारे यहाँ के फनकारों में की थी। अब जो गाना आपके सामने पेश करने जा रहे हैं फराज भट्ट। अस्सलाम वालेकुम फराज। ये गाना जो है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बनाई हुई धुन और उन्हीं का गाया हुआ गाना जो कि बहुत कमाल, बहुत खूबसूरत, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। और ये गाना जो है इंडियन फिल्म जिसमें पेश किया गया वो है कच्चे धागे और 1999 में इसमें शामिल किया गया। लता मंगेशकर साहिबा की आवाज थी। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना है हमारे पास ये वर्जन जी, तो ये थोड़ा सा हम इंडियन वर्जन पहले सुनते हैं। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना, कुछ नहीं पास मेरे सब कुछ ले गया तू, छोड़ गया बस यादें। कितने गीत थे इन होठों पर, अब कितनी फरियादें, तू कहाँ खो गया। तो जनाब, चाहे कश्मीर हो चाहे गाने हो, इंडियन फिलॉसफी एक ही है, तुम्हारा सब कुछ हमारा और हमारा सिर्फ हमारा। सो आज ये गाना जो है खूबसूरत सा आपके सामने फराज भट्ट साहब पेश करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फराज, तशरीफ रखें। अच्छा, कैसा लग रहा है आप लोगों को जब ये गाने आप जो यहाँ से भी गाए गए, हमारे सिंगर्स, हमारे मौसीकार, हमारी धुनें, हमारे मौसीकार ज्यादा बेस्ट, वो तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है हमारा, लेकिन जो ज्यादा बेस्ट या कम बेस्ट, लेकिन हमारा अपना काम जो हमारा है अपना काम बहुत अच्छा है। और बदकिस्मती है कि आजकल हम लोग ज्यादा जो है ना वो अपनी चीजों पे कुछ और इतना एक्चुअली हमारे मान यहाँ नहीं जो रहा। काम हो रहा है वो क्वालिटी वर्क हो रहा है, ना कि इस क्वालिटी वर्क को तो पूरी दुनिया में माना जाता है ना। ऐसे आर्टिस्ट आप कहीं भी देख लें पूरी दुनिया में, यहाँ के आर्टिस्ट बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होते हैं। हाँ। और बहुत लेकिन अब बहुत ज्यादा versatility होती है। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो आप लोगों से नई जो हमारे सिंगर्स हैं कि ये भी कुछ ऐसा कमाल कर दिखाएं, क्योंकि सारे लोग जो है वो अब इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा हैं और जब कोई किसी के इन्फ्लुएंस में काम करता है तो वैसे ही करता है जैसे कि वो कर रहा होता है। तो हमें तो अपना काम करना है, हमारी अपनी पहचान। Actually कल्चर का भी इसमें काफी फरा ने बड़े आराम से एक जुमला कहा, फरा ने कहा हमें तो अपना काम दिखाना है। आपने सुन लिया ना। अच्छा, मैं क्या कहती कह रहे हूँ हैं कि कल्चर को भी इसमें काफी इसमें क्रेडिट है कि यहाँ के कल्चर से जो लोग बिलोंग करते हैं वो इस तरह का म्यूजिक कर रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में बहुत एक रेयर है। जैसे वो अल्लाहू वाला एक ट्रैक था, हाँ। और इसके अलावा और भी काफी ऐसे सॉन्ग है, खुदा के लिए मूवी में है, वो पूरी दुनिया में, इंडिया में मैं मुंबई में था वहाँ पे बहुत सुनता रहा हूँ, अमेरिका वगैरह में बहुत वो ट्रैक चलता रहा। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे म्यूजिक हैं जो कि यहाँ के आर्टिस्ट पूरी दुनिया में जाके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, तो और ये बहुत क्रेडिट खूबसूरत है। और एक नई जो बात वो ये है कि किसी की कॉपी तो वो तो हो जाती है, एक सेकंड में हो एक जाती है। स्केल में हो जाती है, हाँ। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो एक नई चीज को जो डेवलप करते हैं वो बहुत अपना कह ले कि इम्प्रेस करती है लोगों को। हाँ, अपना एक कमाल है। अच्छा, और देखिए जिस मुल्क की फौज जो है वो उसी मुल्क के खिलाफ लड़ रही हो और अवाम उसी मुल्क की फिल्में और गाने गा गा के मस्त हुए हुए हो, और जिस मुल्क में रेटिंग जो है वो उन्हीं के ड्रामों की आती हो, उन्हीं ड्रामों पे चलने वाले चैनल्स की आती हो, तो उस कौम का माशाल्लाह क्या कहना, उसके लिए तालियां बजा देंगे। हम कहते हैं पाक फौज जिंदाबाद, लेकिन पाकिस्तानी कौम
उसके आगे एक सवालिया निशान है कि कब हम भी यानी उस तरह से होंगे उतने ही पेट्रियाटिक जितना कि होना चाहिए। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी धुनों की, जो कि बहुत खूबसूरत है। और फरा एक तसव्वुर खानम साहिबा की खूबसूरत सी गीत जो कि मेरे जहन में आ रहा है, जो कि कुमार सानू ने गाया था फिर इंडिया में, और तू मेरी जिंदगी है। तो मैं चाहूंगी कि क्या बात है पाकिस्तान के खूबसूरत फनकारों की, उनकी खूबसूरत आवाज़ों की और अंदाज की, जिसको आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उन धुनों को जो कि हमारी हैं, रहेंगी, लेकिन जिन्हें अपना लिया गया, जिन्हें चुरा लिया गया। अब जो आपके सामने गाना है वो एनी गौहर पेश करेंगी। एनी तशरीफ लाइएगा। और ये गाना पाकिस्तान की अगेन बहुत मशहूर पॉप सिंगर हदीका कियानी की एल्बम में शामिल था, जिसका नाम रोशनी था। 1998 में ये एल्बम जो है वो रिलीज हुई और इसका नाम था बुए बारियां। हम सबको बहुत पसंद भी था। ये फिर शामिल किया गया 2004 में फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम, और इसको गाया अनुराधा ने और उदित नारायण ने, और इसका जो चेंज किए गए लिरिक्स जो कि समीर साहब ने चेंज किए वो थे हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। सो इसका थोड़ा सा इंडियन वर्जन पहले सुन ले और फिर हम आपको पाकिस्तानी वर्जन भी सुना। आमदी जनाब, आज हम बात कर रहे हैं उन धुनों की जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी मौसीकारों और गुलकारों ने गाई और जिन्हें चुराया गया और इंडिया में अपनी फिल्म में शामिल किया गया धड़ल्ले के साथ, बगैर इस क्लेम के कि इसका कोई ताल्लुक पाकिस्तान से। और कहा गया वाह 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 क्या बात है, हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो फनकार हैं वो महान है, उन जैसा तो कोई है ही नहीं, और जो हम हैं वैसा तो दुनिया में कोई नहीं, और पाकिस्तान जो है ये तो बस छोड़ी नहीं इसकी बात, जो आजकल वो जगह जगह कहते भी नजर आते हैं। अच्छा, अब जो गाना है मेहदी हसन साहब का गाया हुआ खूबसूरत गाना जो बहुत पसंद की गजल बल्कि बहुत खूबसूरत है, मेरा सनम, और ये हमारी फिल्म में शामिल भी किया गया, आबशार फिल्म में, लेकिन इसको भी चुराया गया और 1990 फिल्म में, फिल्म साजन में इसको बहुत खूबसूरती के साथ इस गाने को पेश किया गया। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, लेकिन ओरिजिनल वर्जन आपसे सुनने से पहले मैं चाहूंगी तो अब हम भी ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, तो हम उस धुन को उस स्केल पे नहीं गा सक रहे जिस तरह से कि हमारे लेजेंडरी आर्टिस्टों ने, गुलकारों ने, मौसीकारों ने जो धुनें बनाई थी, जिस तरह से उसे गाया था। और दरख्वास्त है मेरी तमाम लोगों से कि यार हम उस तरह से अपने गीतों को हम उसी कमाल से पेश कर सकें। वो जब चुराते हैं तो बड़ा कमाल गाते हैं, सो हम जो है अपना कमाल खुद गवाते हैं। सो हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है। एक और खूबसूरत गाना जो है अगर तुम मिल जाओ, तसव्वुर खानम साहिबा का गाया हुआ एक खूबसूरत सा गाना जो कि फिल्म मंदर में 70s में शामिल किया गया था। है ओरिजिनल वर्जन हमारे पास पड़ा हुआ? नहीं, हमारे पास ओरिजिनल वर्जन है, तो थोड़ा सा हमें तसव्वुर खानम साहिब। तो मिस्टर चार्ली का ये 1992 में उमर शरीफ साहब की बनाई हुई फिल्म, उनका गाया हुआ ये गाना जो है ये 2010 में फिल्म दबंग में शामिल किया गया, दबंग अंदाज में। सो हमने आज कुछ चीजों का तस्करा किया आपके साथ। ब्रेक के लिए रुकेंगे क्योंकि ब्रेक के बाद मैंने आपकी मुलाकात करानी है पाकिस्तान के एक ऐसे मायानाज क्रिकेटर से जो खुद तो उन्होंने नाम और मुकाम पैदा किया है, उनकी कोचिंग सलाहियतों की पूरी दुनिया मुतरिफ है, और अब वो एक नया पाकिस्तान को ट्रेंड देने जा रहे हैं, और वो है कि नया टैलेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। इस बारे में कोई बातचीत जो है ब्रेक के बाद। जनाब, आज हम बात करने लगे हैं जैज राइजिंग स्टार की, और ये क्या है ये आपको बताएंगे हमारे मेहमान जिन्होंने कि हमें ज्वाइन किया है। और मेरे मेहमान जो है उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, इसलिए कि उन्होंने अपने नाम के साथ साथ पाकिस्तान का नाम इस तरह से पूरी दुनिया में रोशन किया कि हम आज तक उन पे फख्र करते हैं। इतनी खूबसूरत अंदाज, उनका बॉलिंग एक्शन जिसपे कोई उंगली नहीं उठाई जा सकी, फिर उसके साथ उन्होंने जितनी कमाल परफॉर्मेंसेस की, जिस तरह से उन्होंने विकेट्स ली, उसके साथ जब कोचिंग में आए तो उन्होंने जैसे कुवैत की टीम को अपने पांव पे खड़ा किया, और वो टीम जिसका नाम भी नहीं होता था कई टीम्स में, उसको उन्होंने दुनिया की टीम्स में भी एक क्रिकेट टीम के तौर पे रुशनास करा दिया। सो ये उनका क्रेडिट है, और उस क्रेडिट के साथ आजकल वो लाहौर कलंदर्स के साथ एसोसिएटेड हैं और डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन है लाहौर कलंदर के। मेरे साथ हैं आकिब जावेद साहब। रियली
प्राउड टू हैव यू, इसलिए कि जिस दिन वो कुवैत की टीम ने लिया था ना, यूएई की टीम ने लिया था ना कप, आई वाज वाचिंग, आप इनवाइटेड थे और आप वहाँ पे मैं देख रही थी, तो मुझे उनकी खुशी से ज्यादा आपकी कामयाबी की खुशी जो है वो बहुत ज्यादा थी। देखिए, एक सफर था पाकिस्तानी टीम के साथ रहा 3 साल, फिर उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी आई। मुझे ये लगता था कि मुझे एक सोलो कोच, एज हेड कोच अपने आप को प्रूव करना है, ट्रेन करना है। मुझे बहुत मौका मिला वहाँ जाके, डिफरेंट नेशनैलिटीज के साथ काम करके। सो आई थिंक कि हमने सारे जितने टारगेट्स थे वहाँ अचीव किए और वापस फिर अपने मुल्क आना था, लाहौर कलंदर्स। और अब जैज राइजिंग स्टार्स, तो उसके हवाले से मेरे साथ एक और मेहमान है, रियाज जिलानी खान साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। आप मीडिया मैनेजर हैं मोबिलिंग के, और ये मोबिलिंग का इनिशिएटिव है, सो मेरे ख्याल थोड़ा सा पहले अगर हम हमें बता दें आपकी क्या है जैज राइजिंग स्टार। एक्चुअली ये इनिशिएटिव जो है वो लाहौर कलंदर का है। अच्छा। और हम लोग जो हैं वो इनके पार्टनर हैं, और इस वजह से फिर हम लोगों ने दोनों फोर्स जो हैं वो मिल के इस इनिशिएटिव को आगे लेके जा रही हैं। एक्चुअली जैज राइजिंग स्टार जो है वो हम लोगों ने एक ग्रास रूट से टैलेंट को लेना है और उसको पॉलिश करके हमने, एक तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म अपना है लाहौर कलंदर का, इसमें वो प्लेयर्स खेलेंगे, प्लस हम लोगों ने उन लोगों को कोचिंग देनी है और उनको एक एज अ प्रोफेशन देनी, और एक इसका पूरा इकोसिस्टम है जिसके तहत लोग आएंगे, आके सिलेक्ट होंगे, सिलेक्ट होने के बाद फिर कज़ाफ़ी स्टेडियम में टूर्नामेंट खेलेंगे, टूर्नामेंट खेलने के बाद फिर उनकी सिलेक्शन ये और मुदस्सिर नज़र करेंगे। ठीक है। प्लस उसके बाद फिर वो जो 30 प्लेयर सिलेक्ट होंगे उनमें से 2 जो हैं वो खेलेंगे लाहौर कलंदर के साथ इमर्जिंग कैटेगरी में, एंड देन जो है फिर जो 28 जो होंगे वो कोचिंग भी साथ साथ करेंगे नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, उनको ये कोच करेंगे। प्लस उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि आउट ऑफ 30 एक 14 उसी में से भी बेस्ट की टीम बनेगी, जो ऑस्ट्रेलिया में सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर के साथ ट्रायंगुलर सीरीज अच्छा, वाह, तो हम कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसलिए कि क्रिकेट तो एक ऐसा पैशन है कि जो पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके, गांव, शहर, हर जगह पे ये एक ऐसी वबा है, एक ऐसी चीज है हर एक को अपनी लपेट में ले लेती है। देखिए, मुझे पाकिस्तान आके 5 साल में उधर रहा, आगे मुझे एक डिफरेंस नजर आया कि जब मैं बच्चा था, छोटा था, तो हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, इन्वायरमेंट अच्छा था, बड़े बड़े स्कूल्स थे, ग्राउंड्स थी, पार्क्स थे। अब मैं जब वापस आया हूँ तो वो जो फेमस हमारी ग्राउंड्स होती थी, मिंटो पार्क और बहुत सारी इधर लाहौर में भी, वो सारी खत्म हो गई हैं। स्कूल जो है वो इतने इतने बड़े एकड़ से छोटे छोटे घरों में, 10-10 मरले के घरों में आ गए। अब हम जो बैंक करते थे ना लोगों के ऊपर, वो खुद ही उठेंगे, ग्राउंड जाएंगे, प्लेस बन जाएंगे। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, अब लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको ढूंढना पड़ेगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि हमने ये माइंड सेट थ्रू आउट ग्रास रूट लेवल के ऊपर उसको चेंज करना है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम एक स्ट्रीट से बच्चे को उठाएंगे और जब तक हम उसको स्टार नहीं बना देंगे, उसको अपने पास रखना है, उसको ट्रेन करना है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है जैसे आप गए, आपने टैलेंट हंट किया, वापस आए और आके आपने 6 हफ्ते उनको ट्रेन किया, वापस उसी इन्वायरमेंट में वापस भेज दिया। क्योंकि ज़रूरी ये होता है कि एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ टैलेंट, उसके बाद एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें वो बच्चा जो है वो ट्रेंड हो सके, और फिर अपॉर्चुनिटी कंपटीशन की। जैसे अभी राजी बता रहे थे कि ये एक ऐसा सिस्टम है कि विद इन 3 मंथ्स एक बच्चा एक स्ट्रीट से उठ के वो सिडनी जा रहा है खेलने, और वहां से लाहौर कलंदर का सुपरस्टार बन रहा है। तो आई थिंक कि ये एक इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव है लाहौर कलंदर का। यही तो बुनियादी मकसद है पीएसएल का कि हमें प्लेयर्स मिले, हमें नया ब्लड मिले, जो कि हमें चाहिए है बहुत ज्यादा टीम को। आप खुद बॉलर हैं, तो कोई खास कैटेगरी आपकी खास फेवरेट होगी, और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? देखिए, इसमें हमने इस तरह से रखा है क्योंकि हम टारगेट कर रहे हैं कोई 10,000 9,000 बच्चा हर वेन्यू के ऊपर, 100,000 लोगों को हमने ग्राउंड पे बुलाना है। अब ये सोचिए कि वो कितनी पॉजिटिव एक्टिविटी में आ रहे हैं। उसके बाद हमने ये डिसाइड किया है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो उसमें मैं खुद भी जब बचपन में मेरा जो टैलेंट किसी ने आइडेंटिफाई किया था, वसीम राजा ने, तो मेरी 2 बॉलें देखी थी उन्होंने सिर्फ। हाँ, 2 से 3 बॉलें, क्योंकि आपको जो बेसिक टैलेंट अगर आपकी आए है तो एक बॉलर के लिए 3 बॉलें बहुत होती हैं, और एक बैट्समैन के लिए आपको थोड़ा टाइम 3-4 मिनट लगा लें। ठीक है। तो हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, ऐसा सिस्टम है जिसमें हम हम लोगों को एक ऐसा सिस्टम दे सके जिसमें ट्रांसपेरेंट होगा सारा ये ट्रायल सिस्टम। ठीक है। इसमें हम एक वो रजिस्ट्रेशन है,
उसका कोड है, उसको हमें भी एंड तक पता नहीं चलेगा कि इसका नाम क्या है, ये कौन है, कहाँ से बिलोंग करता है। तो क्या वो तरीका है कार, कुछ उसकी वजाहत कर देंगे जो लोग देख रहे हैं वो कैसे देखिए, आपने register करना ये कि आप सबसे पहले तो जैज या भारत की किसी भी आप फ्रेंचाइज पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ्लोर्स चलेंगे हर शहर में जो शुरू हो गए, वहाँ अपने आप को आप रजिस्टर्ड करें एज फास्ट बॉलर, स्पिन बॉलर, बैट्समैन या विकेट कीपर। और इसी तरह से हमने एक सिस्टम बनाना है कि डिफरेंट गेट से ये लोग आएंगे ग्रुप्स में, और एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाने के लिए सिलेक्शन है। नेक्स्ट डे हम 1000 से 100s में बदल देंगे, और 100s के बाद हमने 16 की एक टीम बना के फिर उनको वहाँ स्टेज पे लाना है, लोगों को बताना है कि ये है, ये भावलपुर, ये मुल्तान, ये वहाँ के हीरोज हैं। वो वहाँ आएंगे गद्दाफी स्टेडियम, जो कि लाइव मैचेस लोग उन्हें देखेंगे, बच्चों को। अच्छा, ये लाइव होगा सारा? लाइव सारा एक एक हमारी जो एक्टिविटी है, ये एक एक मिनट जो है ना रिकॉर्डेड है। अच्छा। क्योंकि हमें किसी स्टेज के ऊपर हम खुद से अपने आप को चैलेंज करते हैं कि हमने कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना जिसके बाद कोई कहे जी मेरे साथ ज्यादती हुई है या मुझे किसी तरीके से जो ना सही तरीके से नहीं डील किया गया। ठीक है। अच्छा, ये तो आपने एक क्राइटेरिया बता दिया, लेकिन ये पंजाब के जिलानी साहब, ये पंजाब के लिए मखसूस है और पंजाब के महल 8 बड़े शहरों जी जी हम लोग 8 सिटीज में कर रहे हैं। बट देखें, जब आप कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो उसको एक स्केल देते हैं, बिकॉज हम पहली दफा जा रहे हैं और हमें नहीं पता एक्सक्यूज मी कि उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। और ये कैलेंडर इवेंट होगा, हर साल होगा, हर साल हम जाएंगे, तो हमारा ये जो एरिया है हम बढ़ाते रहेंगे। और इंशाल्लाह 2018-19 के अंदर हम पूरे पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन 8 शहरों में अभी आपके ट्रायल हो रहे हैं। ये दीज 8 आर द वेन्यूज, उसके बाद डिविजन्स, उसके केपीके से अभी मैं ट्विटर पे और फेसबुक पे देख रहे थे, लोग केपीके से कह रहे हैं हम आना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान से कह रहे हैं, तो हम उन्हें वेलकम करते हैं। उसमें ये नहीं है कि आपको उस सिटी का होना चाहिए, कहीं से भी आ सकते हैं, बट वेन्यूज वो। अच्छा। लेकिन बराजी, मुझे अभी कनाडा से 2 लोग आ रहे हैं, ओए होए होए, क्या ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं। वो पैशन है ना एक, जैसे देखिए मैं ये समझता हूँ कि जब मैंने इनको ज्वाइन करना था लाहौर कलंदर्स को, तो मेरी सबसे ज्यादा फोकस इसके ऊपर था कि ये मैं उस तरह के प्रोजेक्ट में काम नहीं करता जो शॉर्ट टर्म हो। T20 कोचिंग 20 दिन आपने काम किया, उसके बाद फारिग हो गए। ये हमने 365 डेज हमने काम करना है। और ये मैं इस तरह से देखता हूँ कि ये PSL में जो फ्रेंचाइजेस का रोल है वो ये नहीं है कि सिर्फ उसके ऊपर फोकस करेंगे टूर्नामेंट के ऊपर। ये 5 विंग्स हैं PCB के। अगर हम लाहौर या पंजाब में ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो PCB को हेल्प करें, इवेंचुअली हम जो प्लेयर्स निकाल रहे हैं ये हमारे लिए तो खेलेंगे सिर्फ 20 या 25 डेज, लेकिन ये सारा साल अवेलेबल या सुपरस्टार ये बनेंगे पाकिस्तान एसेट पाकिस्तान का। मेरा ख्याल है कि ये बाकी फ्रेंचाइजेज हैं उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। वो कर भी रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि हम एक इनिशिएटिव जो लिया है वो बाकियों को मोटिवेट, बहुत ही कमाल इनिशिएटिव है ये लाहौर कलंदर्स का भी और मोबिलिंग का भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पाकिस्तान को जरूरत है इस वक्त के ग्रास रूट लेवल पे ये काम किया जाए, हमें नए प्लेयर्स, नया ब्लड जो है वो मिले। आप लोग सर पे हाथ रखेंगे तो हमारे नया टैलेंट जो है वो जाया नहीं होगा, वरना तो आपको पता चांस नहीं मिलता, बूढ़े हो जाते हैं बेचारे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर ही फारिग हो जाते हैं। देखिए, इसकी एक मैं आपको ना मिसाल देता हूँ। लोग अभी कहते हैं जी हम पूरा पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, लोग इतने पैशनेट हैं, लेकिन एक चीज आप देखें कि जब जैसे ही आपका बच्चा 16 साल का होता है, ऐसे हाई स्कूल से निकलता है, तो उसके बाद क्या होता है, या उस बच्चे को किसी काम पे लगा दिया जाता है या उसका फोकस सारा स्टडीज के ऊपर लगाया जाता है। ये स्पोर्ट्स को अभी भी हम ले रहे हैं एक हॉबी की तरह, लेकिन आप देखें कि हम वेट करते रह गए और इंडिया इनिशिएटिव ले गया। उन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई, बेस थी उनकी IPL, आज पूरी स्पोर्ट्स वहां पे प्रोफेशनल हो गई। लोग सोचते रहे क्रिकेट जो है ये ऐसी गेम नहीं है जो लीग्स में कन्वर्ट हो सके, वो साबित किया उन्होंने। अब हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जो है प्लेयर्स मैनेजमेंट। आपने इसको, इस स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को एक प्रोफेशन बनाना है। जिस तरह से बच्चा 16 के बाद कोशिश करता है मैं डॉक्टर बनूं, अब स्पोर्ट्समैन क्यों ना बने। अब इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी ज्यादा फ्रेंचाइजेज हैं, पाकिस्तान टीम है, So I think it's a new beginning. बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये रिपीट करूं थोड़ा सा, जो जिलानी साहब आपने बताया कि 30 प्लेयर्स जो हैं जो इन तमाम बच्चों में से सिलेक्ट होंगे वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे, और फिर उसके साथ बेस्ट बैट्समैन और बॉलर जो हैं वो लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा बनेंगे जो कि उसमें खेलेंगे। और इनकी कोई लिमिट है कि कितने बच्चे लाहौर कलंदर की टीम में आएंगे? देखिए, उसमें इनिशियली हम
लाहौर में जब फेज ये है कि ट्रायल्स हैं, ट्रायल्स के बाद कंपटीशन है जो गद्दाफी स्टेडियम में, तो बच्चे अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। वो आएंगे गद्दाफी स्टेडियम में खेलेंगे और लाइव गेम्स हैं, और दुनिया उन्हें देख रही है। उसके बाद जो बेस्ट 30 प्लेयर्स होंगे उनके साथ हम एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। 1 साल का होगा कि हमने इसको एनुअल इवेंट बनाना है, तो 1 साल के लिए उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, स्कॉलरशिप है, उनकी जितनी हम समझते हैं ट्रेनिंग या फैसिलिटीज, उनको सबको हमने देखना है। एक्सपेंस जितने अखराजात हों। बिल्कुल। उसके बाद उसमें से बेस्ट 14 टीम निकाल के हमने नवंबर में उसको भेजना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्योंकि हमारा लाहौर कलंदर का और सिडनी थंडर का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें हमने प्लेयर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, कोचेज एक्सचेंज प्रोग्राम, फैंस एक्सचेंज प्रोग्राम, तो इसको हम आगे लेके, और उसके बाद 2 प्लेयर्स जो हैं वो इमर्जिंग जो यंग प्लेयर्स हैं वो लाहौर कलंदर से खेलेंगे। बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि क्या कोई क्राइटेरिया सेट किया है रजिस्ट्रेशन का? मेरी उम्र 24 साल है, पैशन तो मुझे भी बड़ा है, तो मैं भी खेलूं। बिकॉज एक्चुअली PSL की तरफ से जो एज लिमिट है वो अंडर 23 इमर्जिंग कैटेगरी, तो इसलिए हम लोग 15 से 23 को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ जी। और भी कोई शराइत है इसके लिए? नहीं, बस उसमें यही है कि ऑब्वियसली जैज और वारिद का कस्टमर हो या वो आए और आके जो नहीं है वो जैज और वारिद की सिम खरीदें और जल्दी से आके पार्टिसिपेट करें। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, देखें जी, फ्रेंकली स्पीकिंग कॉर्पोरेट बिजनेस तो कर रही है पाकिस्तान, एक बहुत जिसे कहते हैं लुक्रेटिव मार्केट है, इसके साथ साथ उसकी कम्युनिटी डेवलपमेंट में भी बहुत रोल होना चाहिए। बिकॉज जैज का हमेशा से क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएशन रही है, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो कौम जिस चीज़ को पसंद करती है, कॉर्पोरेट भी उसी तरफ जाता है। तो हम लोगों ने पहले नेशनल T20 टूर्नामेंट स्पॉन्सर करते रहे हैं, फिर हम लोगों ने इंटरनेशनल जो सीरीज होती थी पाकिस्तान के साथ वो स्पॉन्सर करते रहे। इस इनिशिएटिव जब डिस्कशन हो रही थी, हम लोग इसको प्लान कर रहे थे, तो उसके बाद हमने देखा कि ये तो एक्चुअली कम्युनिटी डेवलपमेंट है। आप उन लोगों को ले रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे। बिल्कुल, वो आजकल तक यही समझा जाता रहा कि सिलेक्टर्स की नजर में आने के लिए पता नहीं कितनी सिफारिश और कितनी रिश्वत और कितना कुछ चाहिए, तो ये तो सिलेक्टर खुद बुला रहे हैं कि आए जी, हम आपको मौका देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं, आप हमें दिखाएं आप में क्या टैलेंट और बन जाएं पाकिस्तान के सुपरस्टार, खेलें लाहौर कलंदर में, जाएं ऑस्ट्रेलिया और वहां पे जाकर अपने टैलेंट को एग्जिबिट करें। तो ये तो कमाल अपॉर्चुनिटी, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। देखिए, उसमें एक चीज बड़ी जरूरी है कि हम अभी बैंक कर रहे हैं थोड़े से लोगों के ऊपर। कितने लोग हैं जो क्लब्स में जाते हैं, जब वो अपनी सिलेक्शंस करते हैं तो ये पूछते हैं किस क्लब से रजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड हैं फिर आ सकते हैं। तो ये हर एक बच्चा जिसका दिल चाहता है, जो किसी क्लब में नहीं खेलता, चाहे नहीं खेलता, वो सब आए। उसके पास बैट नहीं है, बॉल नहीं है, हम सब कुछ देंगे उनको। आप उन्होंने सिर्फ आना है, रजिस्टर्ड होके आना है। हमारी ये कोशिश है कि इस पूरे पंजाब में ये पहला फेज है, हम कोई ऐसा टैलेंट छोड़ेंगे नहीं। और मेरा ख्याल है जितने बच्चे हैं, मैंने बहुत बच्चों को बहुत एम्बिशियस और पैशनेट देखा इस बारे में, सिर्फ वारिद की या फिर आपने मोबिलिंग की एक सिम खरीदनी और वहां जाके अपने आप को रजिस्टर कराना। कोई लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट है? नहीं जी, हम लोगों ने इसको ये किया हुआ कि फॉर एग्जांपल जिस दिन डेट्स पे ट्रायल हो रहे हैं, यानी बहावलपुर 26, 27, तो हम उधर उस वक्त भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं आखिरी दिन तक। जी, कि अगर कोई बच्चा हमारे साथ, बिकॉज हमारा एम यही है, मोटिव यही है कि कोई बच्चा रहे ना, बिकॉज कई कुछ नहीं पता होता कि आप एक ऐसा टैलेंट निकाल लेते हैं या आ जाता है आपके पास जिसके पास इतने वसाइल ना हो, तो वो वाला एलिमेंट है। और क्या कमाल होगा कि वो बच्चा जो पाकिस्तान का सुपरस्टार है वो कहे मैं जैज राइजिंग स्टार के जरिए से आया था। तो ये एक कंट्रीब्यूशन जो आपका होगा, ये हमेशा सारी दुनिया उसको देखेगी और एक्नॉलेज करेगी। ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर ये सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। बात हो रही है जैज राइजिंग स्टार की, जो कि मोबिलिंग का और लाहौर कलंदर्स का एक ऐसा खूबसूरत इनिशिएटिव है कि पाकिस्तान में, पंजाब में जो बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं, उनको ढूंढा जाए, निकाला जाए, उनको लाहौर कलंदर्स का हिस्सा भी बनाया जाए, उनको ऑस्ट्रेलिया भी भेजा जाए कि वो अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना सके और उसके साथ जी सके। और पाकिस्तान के लिए भी एक नाम मकाम, हम भी फख्र करेंगे उनके ऊपर जब वो उभर के सामने आएंगे। तो
शहरों के नाम 8 शहर हैं, उसमें भावलपुर है, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा, डीजी खान, गुजरांवाला और लाहौर। बिल्कुल। ये शहर हैं बिल्कुल। जहाँ पर ट्रायल होंगे। बिल्कुल, ये वेन्यूज हैं एक्चुअली, दीज आर द डिविजन्स, ठीक। और हर एक डिवीजन के साथ 3-3 डिस्ट्रिक्ट्स एसोसिएट होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ये बड़े डिविजन्स में कर रहे हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट से, विलेजेस से, टाउन से, तहसील से लोग आएँ और आके पार्टिसिपेट। लेकिन जैसे सर फर्स्ट क्या, मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से है, लेकिन मैंने रावलपिंडी वाले ट्रायल मिस कर दिए, मुझे पता नहीं चला। अब मुझे पता चला है कि डीजी खान में हो रहे हैं ट्रायल, तो मैं जा सकता हूँ? एब्सोल्युटली। आपने एक दफा पार्टिसिपेट करना है, उससे ये नहीं फर्क पड़ता कि आप रावलपिंडी से ताल्लुक रखते हैं या फिर लाहौर से रखते हैं और आप मुल्तान में नहीं जा सकते। ओपन है, बट एक दफा ट्रायल एक दफा ही दे सकते एक ही दफा हाँ से? ये कराची से भी लोग आ रहे हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। हैं। नहीं, उसमें फिर ये है ना, बिकॉज आपने बाकी लोगों को भी एंटरटेन करना है, ठीक है। बिकॉज आप 100,000 लोगों को टच कर रहे हैं। तो सर अगर किसी ने रोना शुरू कर दिया वहाँ पे कि देखिए मुझे एक चांस और दे दें, बस प्लीज एक देखिए, चांस चांस एक ही होता है। मैं अब हमेशा अपनी वो स्टोरी छोटी सी सुनाता हूँ। मैंने भी 2-3 बॉल ही किए थे और मैं रोया भी था। अच्छा। कदाफी स्टेडियम में हमारे ट्रायल्स थे, तो वहां मैं ट्रायल्स देने गया। पहले तो मैं जा ही नहीं रहा था क्योंकि मैं आज तक गया ही नहीं था कदाफी स्टेडियम। तो मेरे दोस्त मुझे ले गए, तो हर बॉलर आता था और 2-3 बॉल करके वो चला जाता था। तो जब मैंने बॉल किए तो बच्चा बॉल करके देखता है ना जिसको दिखाना है, तो मैंने देखा मेरी तरफ किसी ने देखा ही नहीं। मैंने 2-3 बॉल किए, देखा यार किसी ने देखा ही नहीं, और मैं साइड पे चला गया। और मुझे थोड़ा आइडिया हो गया कि यार मेरे से जो मैं बेहतर हूँ इनसे और दूसरे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। हाँ। फिर मैंने वो जो होता है ना रोना शुरू कर दिया, नहीं मुझे वो आप जो करिए जिद के मुझे एक चांस चाहिए। तो मैंने बड़ी मुश्किल से सिफारिशें कराई, और इस तरह की सिफारिश हम भी कहते हैं हमसे करें। अगर हम नहीं देखेंगे तो हमसे जरूर सिफारिश करें। बिल्कुल। और मैंने जाके उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे यार मेरे 2-3 बॉल देख तो लें यार, मुझे देख लें, उसके बाद मैं नजर नहीं यहाँ आऊंगा। और मैंने सिर्फ 2 बॉल कराए थे, तीसरा भी नहीं कराया था। उन्होंने कहा था कि यार सॉरी, हम तो इतना बड़ा टैलेंट मिस कर रहे हैं। उसके बाद जो मेरे एक्सपीरियंस हुए जब मैं कोचिंग में आया हूँ, मोहम्मद इरफान रोड से आते हुए मुझे कॉल आई कि जी हम कदाफी अकेडमी में आए हुए हैं। तो मैंने उनको अंदर बुला लिया और देखा 2 लड़के थे, एक नॉर्मल हाइट का और एक जाइंट। तो वो जब अंदर आया तो मैंने कहा यार क्या करना है इनका, ये जो बच्चे बहुत बहुत शौक है इनको, चांस नहीं मिल रहा, आप इनको जरा देख लें। तो मैंने उसको कहा, मैं कहा ये तो ठीक है, ये हमारे बल्ब तो सारे ठीक है अकेडमी के। तो मैंने उसको यही कहा था कि मैं देखूंगा 10-15 मिनट, ये टारगेट अचीव कर दो तो हम तुम्हें यहाँ रख लेंगे। ठीक है। और कहाँ आज वो बंदा सुपरस्टार बन गया, और वो एक यूनिक है। लेकिन ये कमाल भी कम लोगों को नसीब होता है जो मोबिलिंग को और आपको हो रहा है, और आपका ये इनिशिएटिव, आपको हमेशा से आप इतने थॉटफुल रहे हैं, यू ऑलवेज हैड दिस थिंग इन यू कि किया जाए कुछ। देखे ना, अगर मोबिलिंग और लाहौर कलंदर ये इनिशिएटिव ले सकता है तो बाकी जगहों पर भी तो PSL है, PCB भी है, उनको भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और हम एक जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल से। अरे सर, जो कजाफी स्टेडियम में मैचेस होंगे उसे लोग भी देखने आ सकेंगे क्या? टिकट होगा उसका या फ्री ऑफ कॉस्ट? अच्छा, इसमें चांस की जो बात करनी थी उसमें मैं थोड़ा ऐड कर दूं कि हम लोगों ने, जिस तरह मैंने कहा कि ये कैलेंडर इवेंट होगा, तो इसीलिए अपना टैलेंट अभी दिखाएं, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के लिए वेट कर लें। तो हम लोग जब नेक्स्ट ईयर भी जाएंगे तो और प्रैक्टिस करें और सेशन करें ताकि नेक्स्ट ईयर और अपना टैलेंट। एक साल में सिर्फ एक दफा आपको हाँ चांस मिलेगा, जी जी। लेकिन आपका अगले साल जब तक आपकी एज लिमिट है, आप बार बार ये चांस अवेल कर सकते हैं। अच्छा, वाह। दूसरा, कजाफी स्टेडियम में देखें जी, ये वो ग्रास रूट, ये वो हीरोज हैं जो जिन्हें किसी को का नहीं पता। और लाहौर ये जिंदा दिलाने लाहौर का मशहूर है, और आई एम श्योर कि लाहौर जो है वो इसको सपोर्ट करने आएगा, और ये वो हीरोज होंगे जिनको हमने बिल्ड करना है, और ये हमारा फर्ज है बीइंग अ नेशन। हम लोगों को इनको जब तक और इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, इनकरेज नहीं करेंगे, तो ये फिर किस तरह हीरो बने। बिल्कुल। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरे लाहौर से कि आए, आके देखें, इनको सपोर्ट करना है। बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने सिर्फ 2 कैटेगरीज का जिक्र किया है, बॉलर का और बैट्समैन का। सिर्फ ये 2 कैटेगरीज हैं या और भी कैटेगरीज हैं जिसमें? देखिए, उसमें फास्ट बॉलर्स हैं, स्पिन बॉलर्स हैं, बैट्समैन है, विकेट कीपर्स हैं। अच्छा। तो आपने देखिए, हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं। हर आदमी को, इंसान को, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो किस में अच्छा है। क्योंकि अगर हम बात करें ऑलराउंडर्स की, तो उसमें भी आज तक दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स हैं, उनका एक ट्रेड होता है। वसीम अकरम अगर ऑलराउंडर बना था तो वो मेनली वो बॉलर था। बिल्कुल। इमरान खान भी ऐसे थे, दुनिया के सारे प्लेयर्स ऐसे ही होते हैं। अगर हम ये करने चल पड़े
तो फिर हम एक 100 बच्चे को ही 300 दफा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक ने कहना मैं तो विकेट कीपर भी हूँ। इसका मतलब एक कैटेगरी में कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर कराएं, और ये आप चाहे कराची के हैं, पेशावर के हैं, फाटा के हैं, आप कहीं से भी हैं। ठीक है। ये हमारे अभी स्टार्ट हमने यहाँ से लिया है, नेक्स्ट ईयर हम सारे पाकिस्तान में जाएंगे। ठीक है। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई बच्चा जिसके पास टैलेंट है, उसका माँ बाप उसको मजबूर करके किसी काम पे न डाल दें, या उसको ऐसी जगह, देखिए जिंदगी में मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को काम वो करना चाहिए जिसके लिए उनके पास पैशन हो। हम जबरदस्ती जो है ना, लोग स्पोर्ट्समैन को धक्का दे के डॉक्टर बना देते हो। सारी जिंदगी मैंने खुद, हमारे दोस्त हैं, वो रोते हुए देखा है, यार मेरी जिंदगी, मुझे काम में मजा नहीं आता। हम इंजॉय नहीं करते, इसीलिए नहीं करते कि हमारा वो पैशन नहीं होता। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कहते हैं हमें बड़ी क्रिकेट पसंद है, हम इसको बहुत, आज देखें कम्युनिटी से स्पोर्ट्स दूर हो चुकी है। एक मिसाल है, जैसे अगर आप अमेरिका जाएं या आप इंग्लैंड जाएं, इतनी क्लोज है कम्युनिटी स्पोर्ट्स के। कॉलेज टीम के मैच होते हैं तो 50-50 हजार लोग उसको देखने आते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम अगर ये सोचें कि आप अगर रूटीन से हट के, कंप्यूटर को जरा दूर रख के, गेम्स को, वीडियो गेम्स, ऐसी चीजें छोड़ के थोड़ी देर ऐसा करें, अपने बच्चों को लेके आए और उनको एक पॉजिटिविटी दिखाएं। वो देखेंगे तो वो सीखेंगे। वो हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन, बिकॉज़ बिटवीन सिटीज जो आप कर रहे होंगे, तो एक आम बच्चा है जो अक्सर खेलता था ग्राउंड में, अब वो कजाफी स्टेडियम में खेल रहा है और दूसरे सिटीज के अगेंस्ट खेल रहा है, तो हेल्दी कंपटीशन का एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। अच्छा, आपने एज लिमिट का जिक्र किया था, तो हम सब तो 20 साल से ऊपर होते ही नहीं है, तो आप कैसे चेक करेंगे? हमारी तो अक्सर मसले यही चल रहे होते हैं। हमारे पास ऑफिशियल एनआईसी या फिर जो बी फॉर्म होता है, जो पेरेंट्स और गार्डियन के साथ आएंगे तो वो प्रूव कर लेंगे। हमारी टीम, मतलब उनके पास अपना शनाख्ती कार्ड या बना हुआ होना चाहिए, अगर वो नहीं बना हुआ तो बे फॉर्म होना चाहिए, वरना अपने फादर और मदर डेफिनेटली उनके पास कोई ना कोई एज प्रूफ होगा। प्लस उसके अलावा ये कि हमारी जो अब रजिस्ट्रेशन जो हैं वो अभी भी ऑन है। हमारी जितनी भी जैज पॉइंट्स हैं और वारिद की फ्रेंचाइजीज हैं, वहाँ पे आए। और प्लस उसके अलावा हम लोगों ने ये देखा है कि जो नहीं आ सकते, हमारे फ्लोट्स उस जगह पे जा रहे हैं। अच्छा। ताकि हम मैक्सिमम इसमें लोगों को पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल सही। अच्छा, आप कोई लिमिट है आपके पास? माशाल्लाह मुझे यकीन है लाखों, हजारों नहीं, मैं तो लाखों की तादाद में बच्चे जो हैं वो आएंगे। मैं भी अपने बेटों को चाहूंगी कि वो एक गिव इट अ चांस, ट्राई जरूर करें, इससे कि बाज़ औक़ात आपको भी नहीं पता होता कि आपके अंदर क्या टैलेंट मौजूद है। आप जैसे अगर टैलेंट शनास वहां पे हो तो वो होता है ना, बाज़ औक़ात किसी की नजर जो है वो कमाल कर जाती है। ये रूहानियत में भी है कि एक नजर किसी की जो होती है ना, वो सारी जिंदगी आदमी उस नजर का खाता है। जैसे आपको पिक कर लिया गया था, तो अल्लाह करे बहुत सारे आकिब जावेद इसमें पिक हो। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि लिमिट रखी है कोई कि 100 बच्चे होंगे, 300 बच्चे होंगे, 600 बच्चे होंगे, 1000 बच्चे होंगे? देखिए, हम जो टारगेट कर रहे हैं, जो सोच है हमारी, हमें लगता है कि कोई 9-10 हजार लोग तो पर सिटी आएंगे। हाँ जी। इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आएंगे। इससे ज्यादा ये होगा। ऐसे मुझे कल समझ आई जब मैं वेन्यूज देखने जा रहा था, इतना पैशन था लोगों के अंदर। मुझे ये लगता है कि जैसे बहावलपुर से अभी 2-3 दिन में 2000 से ज्यादा हो गए। वहां मुझे लगता है कुछ अगर 9-10 हजार है, तो जब तक हमने पहुंचना ना गुजरा हमारा, तो हमें वो 3rd डे में जाना पड़ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन रखा है हमने एक और दिन का। अच्छा, तो एक शहर में 2-2, 3-3 दिन, 2 दिन ट्रायल्स हैं। ठीक है। कोशिश ये है कि 1000 से नेक्स्ट डे 100 में बदलें, 100 से 16 की टीम बनाए। प्रोसेस है, हर शहर से 16 की टीम, 16 की टीम बनेगी और वो फिर कदाफी स्टेडियम में आएंगे। उनके 2 पूल बनेंगे, A और B। हर एक टीम को कम से कम 3 मैच मिलेंगे। अच्छा। उससे फिर सेमीफाइनल्स होंगे और फिर फाइनल होगा। तो ये तो आप एक जूनियर PSL एक तरह से पंजाब का करवा रहे हैं ना, इसे PSL पाकिस्तान हटा दे, पंजाब लगा दे, तो आप एक तरह से देखिए पाकिस्तान में कितने साल हो गए कोई क्रिकेट नहीं हो रही, लोग देखना चाहते हैं। बिल्कुल। उसके बावजूद भी देखें पाकिस्तान में इतना टैलेंट है कि आज हमारी जो टेस्ट टीम है वो वर्ल्ड नंबर 1 बन गई। और क्या तोहफा मिला हमें जश्न आजादी के मौके पे, है ना, वो आजादी। दिल दुखी था कोयटा के इंसिडेंट के बाद, लेकिन क्रिकेट टीम ने जब हमारा सर फख्र से बुलंद किया, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि कोई मुल्क पिछले 8 साल से यहाँ क्रिकेट नहीं हो रही, उसके बावजूद अगर नंबर 1 टीम बनती है तो क्या इंडिकेशन है कि कितना टैलेंट है। और उस टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो जैज राइजिंग स्टार से अच्छा प्लेटफॉर्म
आज तक पाकिस्तानी हिस्ट्री में नहीं हो या मैं सकता। क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इस जैसा मैंने प्रोग्राम लोगों आज को- तक नहीं सर आया। आप आए ना मेरे पास, ऐसे मौका मिलता था इंटरव्यू करने का, तो जिलानी साहब मुझे कॉल्स आना शुरू हो जाती थी, बच्चा बहुत टैलेंटेड है, सिफारिश कर दें प्लीज, के एक दफा उसे कोई देख ले। ये तो हाल था हमारे यहाँ। आप लोग तो एक कमाल कर रहे हैं कि पंजाब के वो तमाम बच्चे, और आप तो कह रहे हैं कि बाकी सूबों के बच्चे भी अगर एनरोल होना चाहिए तो वो भी हो बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। वो भी आके खेल और सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लोग जब वो हमारी जो टीम्स हैं वो डेटा कलेक्ट कर रही हैं और वो एक नंबर दे देती हैं, अब उस नंबर का किसी इनको नहीं पता, अच्छा, बिकॉज वो नंबर उसको टैग मिल गया और उसकी पूरी कोई रजिस्ट्रेशन सिफारिश का चांस आपने नहीं रखा? ये आई थिंक ही कैन कमेंट बेटर ऑन दिस बिकॉज तो एक सीक्रेट नंबर है जो उस सीक्रेट बंदे का नंबर है जो आया परफॉर्म किया और वो हमारी टीम्स को पता है कि उसका नंबर क्या अच्छा है, वो देखिए, कौन। करप्शन कहाँ होती है? जहाँ सिस्टम नहीं होता। ठीक है। हमने इतनी ये 3 महीने से हम एक चीज के ऊपर लगे हुए हैं कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, हम कई दफा कहते हैं लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, इंडिविजुअल्स को, उनका कसूर नहीं होता। यही पाकिस्तानी यहाँ एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी कर देते जी, हैं, जी। एक दूसरे को छलांगे मारनी शुरू जी, कर जी, देते जी, हैं। और नारे जो कुछ और और लगा रहे होते ये 2.5 घंटे की फ्लाइट लेके जब ये दुबई जाते हैं, मैं वहाँ 5 साल रहा हूँ, इनसे सीधी लाइनें मैंने किसी की नहीं नहीं देखी। देखी। तो अच्छा, सिर्फ इनको क्या चाहिए, इस कौम को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सिस्टम चाहिए सही। जो हम इनको क्रिएट करके देंगे। हो सकता है वो बाकी पीसीबी या दूसरी जो दूसरी स्पोर्ट्स में भी एक प्रोसेस उनको मिल जाएगा कि कैसे आप बगैर सिफारिश के, बगैर करप्शन के आप सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। बहुत बड़ा इनिशिएटिव, एंड हैट्स ऑफ टू मोबिलिंक फॉर जैज राइजिंग स्टार एंड आसिफ जावेद साहब, जो कि लाहौर कलंदर को देख रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं उसके साथ, और आप दोनों का ये जो इनिशिएटिव, अल्लाह करे कि इससे बहुत सारे आकिब जावेद हमें मिले, और विल बी ऑलवेज थैंकफुल जब जब वो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में लाहौर कलंदर में खेले, ऑस्ट्रेलिया में या पाकिस्तान नेशनल टीम में आए, हम हमेशा विल बी थैंकफुल ऑफ जैज राइजिंग स्टार। सो आप लोग भी मिस ना कीजिएगा अपॉर्चुनिटी को, जिस शहर में भी आप हैं आप वहां पे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। 23 साल की एज से पहले का कोई भी बच्चा जो कि खेलना चाहता है, उसके अंदर कोई भी टैलेंट है और वो अपने आप को टेस्ट भी करना चाहता है, हो सकता है उसे ना लगता और उसके अंदर कोई टैलेंट हो, तो जरूर आप यहाँ पे जाएं ताकि आपको एक मौका मिल सके और मुल्क को एक सरबाज सलाहियत जो है खिलाड़ी मिल सके। सो थैंक यू so वेरी much. मच, बेस्ट विशेस फॉर यू, और हम लेंगे आपसे इजाजत इस दुआ के साथ, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। अल्लाह हाफिज।